आगे बढ़ते हैं। एमए जियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ 1999 में पूरा तैयारी, टेस्ट सीरीज, पीजी पार्ट 1, डोमेन, सब कुछ मिलेगा आपको। जो सर पढ़ा रहा है ना, इन जो बीएचयू से यूजी किए हैं, बीएचयू से पीजी किए हैं और अभी बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, आप पढ़ के देखिए, जाइए हमारे ऐप पे। सबसे खास बात, आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, पीजी पार्ट 1 में, कोई भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हो, जाइए हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जाकर कोर्स को विजिट कीजिए। वहां मैंने ऑप्शन दे रखा है, कई डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आपके लिए डेमो वीडियो होगा उसको देखिए, अगर आपको लगे कि कंटेंट में दम है तभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देख सकते हो, अभी हम बात कर रहे थे पीजी पार्ट 1, उसके बाद हम बात किए एमए ज्योग्राफी की, अभी सीएचएस की भी बात करेंगे। इसके अलावा एमए हिस्ट्री, इसका भी जो फीस है 1999। आप लोग जाइए, हमारे जो कोर्स है, एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां जाइए और वहां विजिट कीजिए एमए हिस्ट्री का कोर्स। वहां वीडियो देखिए, वहां डेमो वीडियो के रूप में उपलब्ध है, जो कुंदन सर आपको पढ़ा रहे हैं, 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जाइए, देखिए, अगर आपको मजा आए तो कोर्स में ज्वाइन कीजिए। इसमें भी पीजी पार्ट 1 शामिल है, टेस्ट सीरीज भी शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंग्लिश, एमए इंग्लिश का जो फीस है 2599 है। एमए इंग्लिश का फीस 2599। जाइए, आप सभी लोग जानते ही है, मैम का आप लोग सिलेबस के वीडियो देख ही चुके होंगे। इसके अलावा मैम के बारे में बता दूं कि जेएनयू में इनका रैंक 6 आया था पिछले साल सीयूटी में, रैंक 6। तो आपका भी सपना जेएनयू, बीएचयू, डीयू जाने का है, तो आइए पढ़िए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एमए इंग्लिश 2599 इसका फीस है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें 50% वाला जो मामला है वो अटक गया है। देखिए, आगे वाला कोर्स है एमए हिंदी। एमए हिंदी का जो फीस है 2599, इसमें भी 50% वाला जो है मामला अटक गया है। तो आप समझ सकते हो, एमए इंग्लिश और एमए हिंदी जो साहित्य का 2 पेपर है, उसके लिए जो हमारा फीस है 2599। जो विक्की सर है, इनका सीयूटी में रैंक 4 आया था पिछले साल, सीयूटी में रैंक 4 आया था। इसके अलावा हम भी आपको इनके साथ में एमए हिंदी की क्लास लेंगे। इनका भी 2599 फीस है। सबसे बड़ी बात है, 2599 में पीजी पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों टेस्ट सीरीज, इतना कम फीस में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा पीजी का कोर्स। आप पता कर सकते हो कंटेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं आपका हिस्ट्री मेंटर कुंदन। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर आज हमको बात करना है, वो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और बहुत ही रोमांचकारी है। ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होना लगभग तय, आप मानकर चलिए। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपका सीयूटी का जो एग्जाम होगा, एमए कह लीजिए या फिर बीए कह लीजिए, बीए वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पिछले क्लास में जब हम आप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने किस विषय के किसके रिगार्डिंग देखा था, तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े थे, उसके बाद दिल्ली दरबार, उसके बाद हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था उसके विषय में पढ़े थे, फिर लखनऊ पैक्ट पढ़े थे। और इस तरीके से हमने अब जो नेक्स्ट क्लास आज हमारा है वह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन नेशनल मूवमेंट का 3rd फेज। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो 3rd फेज होता है, यह शुरू होता है 1919 में, 1919 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 3रा चरण शुरू होता है। 1919 में ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का 3रा चरण शुरू होता है। क्यों हुआ था? तो आप जानते हैं इस बात को कि 1914 से लेकर के 1914 से लेकर के 1919 तक क्या हुआ था, तो इस बीच हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इसने भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को पूरे तरीके से हिला करके रख दिया था। महंगाई बढ़ गई थी। ऑब्वियसली कहीं भी युद्ध होगा तो उसका परिणाम पूरे विश्व के प्रत्येक देशों को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध को देख सकते हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इससे सिर्फ रसिया और यूक्रेन प्रभावित हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसने भारत को भी प्रभावित किया है, लेकिन उसका प्रभाव आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स के ज्ञाता होंगे तो उनको अच्छे तरीके से इस बात का भान होगा कि रसिया यूक्रेन वार का भारत के इकोनॉमिक सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो यह महंगाई को इंक्रीज कर देता है, महंगाई इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसी अनुपात में बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, ठीक है।
लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है। और देखिए इसका भारत पर इसलिए भी प्रभाव पड़ा क्योंकि उस समय भारत तो कॉलोनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन से जो संचालित होती थी, ब्रिटेन इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। और जब ब्रिटेन खुद इन्वॉल्व हो रहा है तो ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ेगा, और ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा तो भारत पर भी प्रभाव पड़ा। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग त्रस्त हो गए थे, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल मूवमेंट का थर्ड फेज शुरू होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, इंडियन फ्रीडम का जो स्ट्रगल है उसका थर्ड स्टेज शुरू होता है 1919 में, ठीक है। और इसके नेता बनते हैं महात्मा गांधी। 1919 से लेकर के 1947 तक का जो थर्ड स्टेज है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इसका सबसे बड़ा जो लीडर था, जो मास लीडर था, जिसको लोग अपना नेता मानते थे, वो थे हमारे महात्मा गांधी। तो इस पूरे इरा को 1919 से लेकर के 1947 तक के समय काल को आप गांधी इरा के नाम से भी जान सकते हैं, जानते भी हैं, जान सकते हैं वाली बात नहीं है, जानते ही हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी इरा के विषय में। तो गांधी इरा के विषय में पढ़ने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गांधी जी से रिलेटेड उसको हम देख लेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल से सिंपल फैक्ट को भी देखेंगे और जो कठिन से कठिन फैक्ट है उसको भी देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी जो था वह गांधी जी का पूरा नाम था। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। और साउथ इंडिया में या फिर आप पश्चिम भारत में देखेंगे तो लोग जब अपना नाम रखते हैं तो अपने नाम के साथ साथ अपने पिता के सम्मान में अपने पिता का नाम भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी अपना नाम लिखता है और अपने नाम से ज्यादा होता है तो सरनेम लिख लेता है। लेकिन आप पश्चिम भारत में देखोगे, जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, सचिन तेंदुलकर अपना पूरा नाम लिखते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है। क्या लिखते हैं? सचिन रमेश तेंदुलकर। तो सचिन तो उनका नाम है लेकिन रमेश तेंदुलकर उनके पिता का नाम था, इसलिए उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा सचिन रमेश तेंदुलकर। गांधी जी भी गुजरात से आते थे और गांधी जी का आप सिंपल नाम देखोगे तो मोहनदास ही था, लेकिन इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां जन्म हुआ? पोरबंदर में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948। और इनकी हत्या तब की जाती है जब यह सायंकाल में ये डेली प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम राम की पूजा करते थे। और जब यह अपने शाम के प्रार्थना से उठ करके जा रहे थे तो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई जिसको आप ना समझ सकते हो, जिसके पास उस तरीके का कोई समझ नहीं है। और यह व्यक्ति पूरे तरीके से सांप्रदायिकता की आग में झुलस चुका है और इसके अंदर एक भावना है, एक इमोशन है कि महात्मा गांधी ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के उत्तरदायी है। और इसी बात से क्षुब्ध होकर के उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको आप मेंटली रूप से विक्षिप्त मान सकते हो, उस विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप वैसे व्यक्ति पर गोली चला रहे हो जो अपने पूरे जीवन काल में किसी की हत्या नहीं करता है और जो अहिंसा को अपना धर्म मानता है, उसके ऊपर गोली चला देता है। और इस तरीके से महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है 30 जनवरी 1948 को। इनके जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल मेंटर थे, ठीक है ना। इनके प्रमुख शिष्यों की अगर आप बात करोगे तो मीराबेन इनकी प्रमुख शिष्य थी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मैडलिन स्लेड महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या थी, स्टूडेंट थी, ठीक है ना।
कानून की पढ़ाई के लिए इन्होंने इंग्लैंड प्रस्थान किया, ठीक है, डिपार्चर फॉर इंग्लैंड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ इन 1888, ठीक है। इंग्लैंड कब जाते हैं? 1888 में जाते हैं। किस चीज की डिग्री लेने जाते हैं? तो लॉ की डिग्री लेने जाते हैं, ठीक है। और हाल ही में इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है महात्मा गांधी के ऊपर, और यह आरोप लगाया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि इनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। तो इस बात को लेकर के मनोज सिन्हा के ऊपर देश के कई हिस्सों में कानूनी कार्रवाई हुई है, लोगों ने इनके ऊपर केस किया है। तो उसमें एक भोपाल का भी एक व्यक्ति है जिन्होंने मनोज सिन्हा के ऊपर केस किया है, ठीक है, कि इनको ये जानकारी कहाँ से मिल गई, ठीक है ना। तो देश अजब दौर से गुजर रहा है, आप आनंद लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपको मिला हुआ है, बोलने की स्वतंत्रता, खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसके नाम पर अगर आप कुछ बोलोगे तो हो सकता है कि आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़े। तो बहुत सोच समझकर अब बोलने की भी जरूरत है, ठीक है, ऐसे ही मुंह नहीं खोल देना है। कानून की डिग्री प्राप्त करके यह 1891 ईस्वी में इनको कानून की डिग्री प्राप्त होती है। 1891 में इनको कानून की डिग्री प्राप्त हुई, बैरिस्टर की डिग्री इनको प्राप्त हुई। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में, और 1893 इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वहां केस तो लड़ने जाते हैं दादा अब्दुल्ला का, जो भारत के एक व्यवसायी थे, लेकिन जब वहां जाते हैं और भारतीयों की स्थिति देखते हैं, तब इनके अंदर का महात्मा जगता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। जितने भी भारतीय थे, भारतीय लेबर जो यहाँ से माइग्रेंट्स करके गए थे साउथ अफ्रीका में, उनको इक्वलिटी नहीं था दक्षिण अफ्रीका के लोगों के सामने, उनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। जैसे आप कि कहीं आपको सफ़र करना है ट्रेन में, तो आप फर्स्ट क्लास का जो एसी का टिकट होता था उसमें आप सफ़र नहीं कर सकते हो, आपको थर्ड क्लास के जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना होगा। और ये इसका सीधा आप ये मतलब समझो, जिस तरीके का व्यवहार प्राचीन काल में भारत में जो SC/ST कम्युनिटी के लोग थे, जिसको शूद्र माना जाता था, जो व्यवहार शूद्रों के साथ होता था प्राचीन काल में और मध्यकाल में, वैसा ही व्यवहार भारतीयों के साथ साउथ अफ्रीका में होता था। तो इस बात को लेकर के महात्मा गांधी वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और भारतीय लेबर के हक की लड़ाई लड़ते हैं, और यहीं से इनको सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा अस्त्र मिलता है जिसका प्रयोग यह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बखूबी करते हैं, और उसका पॉजिटिव परिणाम भी आता है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में इनको जू और बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। बोअर युद्ध हुआ था जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, तो इस लड़ाई में महात्मा गांधी ने सहयोग किया था इंग्लैंड का, और इसी बात से इंग्लैंड ने इनको साउथ अफ्रीका में बोअर पदक से सम्मानित किया था, ठीक है। तो बोअर और जूलू पदक इनको कब मिला? 1899 में मिला। हो सकता है कि समय आपसे नहीं पूछे, लेकिन यह जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि जूलू और बोअर पदक से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये महात्मा गांधी को मिला था, ठीक है। इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में इनको क्या मिला? कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिला। और कैसर-ए-हिंद की उपाधि इनको क्यों मिला था? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, इसमें इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और क्यों दिया था, इसके पीछे रीजन भी जान जाइए। बगैर रीजन जाने हुए कोई हाइपोथेसिस अपने दिमाग में नहीं क्रिएट कर लेना है और बाद में इस बात को लेकर को बैठ करके गांधी जी को गाली देना है। आज देश में यही हो रहा है। गांधी जी पर टिप्पणी वह लोग कर रहा है जो गांधी जी को पढ़ा ही नहीं है, और बगैर पढ़े हुए जो मन में आता है गांधी जी के विषय में कहता है। गांधी जी लड़कियों के साथ घूमते थे, सिगरेट पीते थे, तुम देखो सिगरेट पीते हुए, तुम देखो लड़कियों के साथ घूमते हुए। सत्य से कोई वास्ता नहीं है। सुनी सुनाई हुई बातों को लेकर के गांधी जी के विषय में कुछ भी धारणा बना लेना, गांधी जी नहीं किसी दूसरे भी नेता के विषय में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके विषय में बेगर कुछ जाने हुए कोई धारणा नहीं बनाना है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि इनको इसीलिए मिली थी क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का सपोर्ट किया था, और ये सपोर्ट इसलिए हुआ था
क्योंकि उस समय अंग्रेज सरकार एक वादा करी थी इन लोगों से कि जब युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड अगर जीत जाएगा तो भारत को होम रूल दे दिया जाएगा, स्वशासन दे दिया जाएगा, स्वराज दे दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के इन्होंने अंग्रेज का सपोर्ट किया था और उसी सपोर्ट के चलते इनको कैसर ए हिंद की उपाधि से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, कैसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार या 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, इन्वॉल्व हुए थे कब? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप यहां पर एक बात सोचोगे कि ये 1915 ईस्वी में भारत आते हैं। ठीक, जब 1915 ईस्वी में ये भारत आते हैं तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में कैसे शामिल हो जाते हैं? तो सीधा बात है, आप मान लो कहीं दूसरे जगह पढ़ाई करते हो, मान लो आप बिहार के किसी गांव से हो और आप जेएनयू में पढ़ाई करते हो, तो जब छुट्टी होगा कभी कभी तो गांव अपने आओगे ही। तो उसी तरीके से ये जब दूसरे देश में रह रहे थे तो आए थे इंडिया, और जब इंडिया 1901 में आए थे तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में यह शामिल हुए थे। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसमें ये शामिल हुए थे, बतौर वक्ता शामिल हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, यहां पे ये चेयरमैन है 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन 1901 के अधिवेशन में जो शामिल हो रहे हैं सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हैं। कोई बड़ा नाम उस समय गांधी जी का नहीं था, एकदम सिंपल आदमी के तर्ज पर जो कॉमन मैन होता है, कॉमन मैन की हैसियत से शामिल होते हैं 1901 में। डरबन में इनके द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना की जाती है 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 में इन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी और सत्याग्रह का पहला प्रयोग इनके द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया। सत्याग्रह, सत्याग्रह बहुत व्यापक शब्द है और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, तो इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में किया और इन्होंने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, इंडिया में नहीं किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जेल में इनका ये जीवन का जो पहला अनुभव बीता, यह 1908 में पहली बार जेल गए, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, उस समय साउथ अफ्रीका में ही थे और भारतीयों के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे और इसी का परिणाम इनको भुगतना पड़ता है और 1908 में इनको जेल की सजा होती है। ठीक है, अब इनके द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की जाती है 1910 में। 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 एडी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ओके, महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। एरिवल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया जनवरी 9, 1915 में महात्मा गांधी अब भारत आ गए, अस्थायी रूप से भारत आ गए हैं। ठीक है, अब इनको भारत में काम करना है और ये 9 जनवरी जो है यह भारत में किसके रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी दिवस, डायस्पोरा डे के रूप में मनाया जाता है, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासी। ठीक है, और डायस्पोरा डे के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत की सरजमी पर वापस आते हैं। ठीक है, अब महात्मा गांधी कहाँ आ गए हैं? अब भारत आ गए हैं। अब होगा खेल इनके द्वारा। ठीक है, और फिर इसी पर एक गीत लिखा जाएगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा कमाल करते हैं साबरमती के संत कि पूरे विश्व में अपना एक विशेष पहचान बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, साबरमती आश्रम जो इनके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ वह 1915 में हुआ, कहीं कहीं पर 1916 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर पूछ दे आपसे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करना।
अगर ऑप्शन में 1916 है तो 1916 के साथ जाना है, और ऑप्शन में अगर 1915 है तो 1915 के साथ ही रहना है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो थोड़ा सा विवादित है, ठीक है ना। किसी किसी किताब में 1915 है और किसी किसी किताब में 1916 भी है, तो दोनों आप जान जाइए, फिर ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है ना। ओके, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कांग्रेस सेशन को कब संबोधित किया? 1924 एडी बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। तो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा करी गई, लेकिन 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में एज ए कॉमन मैन, एक कांग्रेस के मेंबर होने के नाते इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता लगभग 20 साल रही, 20-21 साल आप मान के चलो, ठीक है। 20 साल रहे और लंबी लड़ाई लड़े भारत के मजदूरों के लिए, वैसे मजदूर जो माइग्रेंट्स किए थे और चले गए थे साउथ अफ्रीका, उन लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी 21 साल। इनके आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो 1925 में प्रकाशित हुआ, 1925 में प्रकाशित हुआ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये क्या है? तो इनका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है इनका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो 1925 में प्रकाशित होता है। इनके द्वारा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना करी थी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, 1923 में की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इन्होंने 23 सितंबर 1925 को की थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन सितंबर 23, 1925। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी, उसके विषय में आप जान जाइए। कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनके खुद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनके द्वारा लिखा गया था, इंडिगो ऑफ माई ड्रीम्स। अनासक्त योग लिखा गया था, हिंद स्वराज लिखा गया था, जो कि 1909 ईस्वी में आया था। गीता माता इन्होंने लिखा था, सप्त महाव्रत लिखा था, और गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध और सुनो विद्यार्थियों, इनके द्वारा ये लिखा गया कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें आप हिंद स्वराज तो अच्छे से याद रखना, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोनों अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिसने गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, ठीक है। और आप लोगों में से अगर कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट है या हिस्ट्री में अगर आपकी दिलचस्पी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज का अध्ययन आप जरूर करें। बहुत ही रोचक पुस्तक है और एकदम आनंद आ जाएगा आपको पढ़ के, और तब आप महात्मा गांधी को समझ पाओगे, महात्मा गांधी के विचारों को समझ पाओगे। और उसके बाद आप सहमति असहमति बनाओ या न बनाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्लीज बेगर पढ़े हुए, बेगर जाने हुए महात्मा गांधी को कम से कम गाली मत दो। महात्मा गांधी को खूब पढ़ो, महात्मा गांधी से रिलेटेड 2-4 किताबें पढ़ो, इतिहास में कुछ महज फैक्ट रट करके और लोगों के द्वारा फैलाई गई भ्रांति के आधार पर कम से कम महात्मा गांधी को एक्सपोज मत करो, महात्मा गांधी को गाली मत दो। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था महात्मा गांधी का, ठीक है। अगर आप पढ़ के इनके विषय में 4-5 किताबें पढ़ के अपनी राय बनाते हो सकता है कि आपका राय महात्मा गांधी के राय से मेल नहीं खाता हो, लेकिन वैसे में आपके राय को माना जाएगा, ठीक है, आपके राय का स्वागत होगा। लेकिन ऐसे बगैर पढ़े हुए उलूल जुलूल बातें महात्मा गांधी के विषय में करना, ये बंद करो आप लोग, ठीक है ना। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जो महात्मा गांधी के संपादन में या फिर महात्मा गांधी ने इसका प्रकाशन किया। कौन कौन सा है वो? द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1895 को राजकोट से प्रकाशित हुआ। क्या नाम था उसका? द ग्रीन पंपलेट। 14 अगस्त 1895 को राजकोट से प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ,
ठीक है। इसके बाद यंग इंडिया 1919 ईस्वी में आता है, हरिजन 1932 ईस्वी में आता है, ठीक है। अच्छा देखो, हिंदी पत्रकारिता के समय को, उसका जब काल का विभाजन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी को भी स्थान मिला। इससे समझ में आज हम समझ सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के विकास में भी महात्मा गांधी का क्या रोल है। 1920 से लेकर के 1947 तक का जो भारतीय पत्रकारिता का समय है, इसको गांधी युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग है, जिसको तिलक युग के भी नाम से जानते हैं, फिर गांधी युग है, गांधी ईरा, पत्रकारिता में भी एक गांधी ईरा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि द ग्रीन पंपलेट कब आता है, इंडियन ओपिनियन कब आता है, उसके बाद यंग इंडिया कब आता है, हरिजन कब आता है। यंग इंडिया के अपने एक लेख में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हिंसा करना पशुओं की प्रवृत्ति है, पशु हिंसा करते हैं, मनुष्य नहीं, ठीक है। कब? तो इन्होंने यंग इंडिया में अपना विचार व्यक्त किया था हिंसा को लेकर के, ठीक है। चलिए, आप सभी को इस बात की जानकारी है कि सीयूईटी का फॉर्म आ चुका है पीजी के लिए, ठीक है। पीजी के लिए आपका आ चुका है, और पीजी में क्या है सिलेबस, 75 सवाल जो है वह आपके विषय से होंगे। जैसे आप अगर हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हो तो 75 सवाल हिस्ट्री का रहेगा, पॉलिटी से दे रहे हो तो 75 सवाल पॉलिटी का रहेगा, ज्योग्राफी से दे रहे हो तो 75 सवाल ज्योग्राफी का रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो आपका होगा वह जीके जीएस का होगा, जिसको जीटी के नाम से जानते हैं, जनरल टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें मैथ का भी कुछ सवाल रहेगा, रीजनिंग का भी कुछ सवाल रहेगा, लेकिन उतना टफ नहीं रहेगा, आप बना लोगे, ठीक है ना। और पीजी के रिगार्डिंग, पीजी के कोर्स को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा, या फिर हमारा संस्थान है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, सीयूईटी कॉन्सेप्ट के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है जिसमें हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है जिसमें आनंद सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, और आनंद सर बीएचयू के शोध छात्र है, रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के, तो आप समझ सकते हो। सिमरन मैम आपको खूबसूरत अंदाज में इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है, और हिस्ट्री खुद आपको रजनीश सर पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों का कोर्स चल रहा है, तो इन 4 विषयों के लिए अगर आप कोर्स लेना चाहे तो आप हम लोगों से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रही इंफॉर्मेशन की बात है। फिर चलते हैं क्लास पे। अब इनको कुछ टाइटल से भी संबोधित किया गया था, ठीक है। तो इनको क्या क्या टाइटल मिला था, कैसर ए हिंद, क्या मिला था, कैसर ए हिंद, कैंसर नहीं, कैसर ए हिंद, ठीक है। और कैसर ए हिंद की उपाधि इनको मिली थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इन्होंने इसमें अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, और इस बात से अंग्रेजों ने खुश होकर के इनको कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया था, ठीक है। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इनको कहा गया था उसी समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में। भंगी शिरोमणि इनको कहा था, किसने कहा था, तो जब ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे, जब स्टे कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो इनको भंगी शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया था, इनके ही साथियों के द्वारा जिनके साथ रहते थे। कूली बैरिस्टर इनको कहा था दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने, कूली बैरिस्टर, कूलियों का केस लड़ने वाला, ठीक है ना। कर्मवीर कहा गया था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा, इनको कर्मवीर की उपाधि दी गई थी। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों ने इनको कहा था कि आप जो है वह सेवाग्राम के संत हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनको आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा गया था, आधुनिक युग का अजात शत्रु, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो, और ये उपाधि इनको मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इनका संबंध बिहार के सारण सिवान जिले से था, ठीक है। जीरादई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे हम इनके विषय में भी पढ़ेंगे। मलंग बाबा इनको कबायलियों के द्वारा कहा गया था, जो ट्राइबल्स मैन हैं इनके द्वारा इनको कहा गया था मलंग बाबा, ठीक है। बापू इनको कहे थे जवाहरलाल नेहरू,
और CF एंड्रयूज, जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और जवाहरलाल नेहरू को भारत एकदम नवजात अवस्था में मिला था, और वैसे स्थिति में आप समझ जाओ कि भारत अभी तुरंत आज़ाद हुआ है, और वैसे स्थिति में 15 सालों तक ये भारत 15-16 सालों के आसपास यह भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और कितनी मुश्किलों से भारत को सजाते हैं, संभालते हैं, यह उस समय के इतिहासकार इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है। ठीक है, भारत नेहरू के बाद एक किताब आई है रामचंद्र गुहा की, आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि भारत को इन्होंने कैसे सजाया और संभाला। ठीक है, देशद्रोही फकीर इनको विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। विंस्टन चर्चिल जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इनको देशद्रोही फकीर कहा था। ठीक है ना। इसके बाद भिखारियों का राजा इनको कहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ये अपना बड़ा भाई मानते थे, और दोनों व्यक्ति के बीच में काफी वैचारिक समानता थी। गाय की पूजा पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी करते थे, और गाय की पूजा महात्मा गांधी भी करते थे, दोनों व्यक्ति करते थे। और आप ये समझो, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, BHU की स्थापना जब 1916 ईस्वी में होती है, तो उस समय गांधी जी को बुलाया जाता है बनारस, और गांधी जी बनारस आते भी हैं। और बनारस की धरती पर पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर महात्मा गांधी दिखाई देते हैं भारत में। ठीक है, पब्लिक एड्रेस ये करते हैं 1960 में, जब BHU की स्थापना होती है उस मंच पर। ठीक है, तो आप इस बात से समझ सकते हो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महात्मा गांधी के बीच में कितना आत्मिक प्रेम था। दोनों के बीच में विचारों को लेकर कोई कट्टरता कभी नहीं रही। ठीक है, और भिखारियों का राजा इनको पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा कहा गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अपना बड़ा भाई मानते थे गांधी जी, बिग ब्रदर, बड़े भाई का दर्जा दिए हुए थे। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपिता इनको कहा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना गया था? नेताजी के नाम से जाना गया था। और नेताजी की उपाधि इनको मिला था हिटलर के द्वारा। हिटलर वही जो जर्मनी के चांसलर थे, जर्मनी के चांसलर हिटलर के द्वारा इनको नेताजी की उपाधि मिली थी। और नेताजी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। ठीक है ना। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही इनको कहा गया था। ठीक है, और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था, जब भारत विभाजन की बात हो रही थी उस समय की। एक गांधी जी जो है, मतलब इस बात को लेकर के ज्यादा ये है, जब भारत को आजादी मिली तो साथ साथ क्या हुआ था पता है? खूब दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेकर के। हिंदू मुस्लिम को काट रहा था, मुस्लिम हिंदू को काट रहा था, और पूरे भारत का शांत जो माहौल था पूरे तरीके से अशांत हो चुका था। ऐसी स्थिति में सिर्फ महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो घूम घूम करके जहां जहां दंगा होता था वहां जाकर के दंगा के आग को शांत करते थे। इनको अपने जान की परवाह कभी नहीं रही कि हम जा रहे हैं दंगा शांत करवाने, हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई बम फेंक दे, और इनके ऊपर हमले भी होते थे। लेकिन हमलों से एकदम बेपरवाह साबरमती का संत, इस बात की तनिक भी इनको चिंता नहीं थी कि लोग हमको मार देगा, बम से उड़ा देगा, गोली मार देगा। और लास्ट तक नहीं रहा, और अंतिम में इनको तो गोली भी मार दिया गया, आपको पता ही है। तो इनको अर्धनग्न वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। महात्मा इनको कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब कहा गया था? चंपारण सत्याग्रह का जब सफल हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अब देखो, भारत में 1917 से लेकर के 1918 के बीच में गांधी जी 3 संघर्ष करते हैं। एक करते हैं चंपारण, खेरा और अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। ठीक है, चंपारण में आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा में आंदोलन हुआ जो दोनों किसान आंदोलन था, फार्मर प्रोटेस्ट था, और एक लेबर के लिए भी इन्होंने मूवमेंट किया जो कि अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, 1917 में हुआ। और चंपारण सत्याग्रह के समय पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी, मतलब सत्य के प्रति आग्रह।
ठीक है ना। ये कब किया गया? 1917 में हुआ, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। और 1917 महात्मा गांधी के जीवन काल का ऐसा समय था जब इनके अंदर का मोहनदास करमचंद गांधी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, और अब इनके अंदर एक नया व्यक्ति प्रविष्ट कर गया है जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी से कुछ लोगों ने पूछा कि राहुल गांधी के विषय में ही पूछा कि आप राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप जिस राहुल गांधी को जानते हो उसको हमने मार दिया है। तो राहुल गांधी को यहाँ पर कोई एक दूसरा नाम दे दिया जाना चाहिए था। यही हुआ जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफल हो जाता है तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो पहले मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे, 1917 के बाद पूरे भारत में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट साल लाइन के लिए 1917। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ और भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। पहला रियल फार्मर प्रोटेस्ट जो इनके द्वारा किया गया था वह खेरा में हुआ था, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। अब है अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन, लेकिन इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर हम पहले चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए भाई, परीक्षा है, परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है परिजोड़ इच्छा। परीक्षा आपके इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, यह दूसरे लोगों के इच्छा पर निर्भर करता है परीक्षा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वह कहां से आते हैं? तो आपके सिलेबस से ही आते हैं। सिलेबस का हिस्सा है तो पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जा सकता है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आप पढ़ लोगे और तब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है ना। चलो चंपारण सत्याग्रह हम लोग चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। ठीक है, बिहार के उत्तर दिशा में एक जिला है जो अब 2 जिला हो गया है, एक पश्चिम चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण मोतिहारी और पश्चिम चंपारण बेतिया के नाम से मुख्यतः जाना जाता है। या यूं समझो कि पूर्वी चंपारण का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वह मोतिहारी में है और पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया में है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में चंपारण बिहार में है और यहाँ के जो किसान थे वह अंग्रेज बगान मालिक से बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, एक एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर खेती करना होता था नील का। और नील की खेती करने का दुष्परिणाम यह होता था कि जमीन जो है वह ऊसर हो जाता था। ठीक है, उसकी उर्वरा शक्ति, उसका जो प्रोडक्शन क्षमता है वो प्रभावित होता था और जमीन उपजाऊ नहीं रह जाता था। इस बात को लेकर के चंपारण के किसान बहुत चिंतित थे। और एक और घटना हुई थी। पहले नील की खेती होती थी और नील यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था, लेकिन अब ऐसे मशीनों का आविष्कार हो गया है जहां पर कृत्रिम रंगों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन मेड कलर का निर्माण हो रहा है। और जब ह्यूमन मेड कलर बाजार में आ गया तो नील का जो खपत है या फिर नील की जो डिमांड था यूरोपीय देशों में वो कम होने लगा। तब किसानों ने कहा कि अब हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम खेती कर रहे हैं इसका हमको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब इसको करने से। तो जो अंग्रेजों में जो अंग्रेज बागान मालिक थे उन्होंने क्या किया कि इन लोगों के ऊपर रेंट ज्यादा बढ़ा दिया, टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया। इसी बात से चंपारण के किसान नाराज हो गए, उदास हो गए। अब होंगे ही, उनको नील की खेती करनी नहीं है, जमीन बर्बाद हो रहा है, जबरदस्ती इनसे जबरन नील की खेती करवाई जा रही है और जब ये विरोध कर रहे हैं तो इन पर रेंट बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में किसी को राजकुमार शुक्ल को कहा कि महात्मा गांधी आए हैं बिलायत से, वहां से साउथ अफ्रीका से आए हैं,
तुम गांधी के पास जाओ, गांधी ही तुम्हारे इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अभी तक गांधी जी कोई लड़ाई भारत में नहीं लड़े हैं। भारत आए हैं, 2 साल खूब घूमे टहले हैं और भारत के लोगों का मन टटोल रहे हैं। इससे पहले 1916 के बीएचयू के स्थापना में गांधी को देखा गया है। तब राजकुमार शुक्ल अपने कुछ सहयोगियों के साथ, कुछ मित्रों के साथ पहुंचते हैं लखनऊ, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको आप लखनऊ पैक्ट के नाम से पीछे पड़े हो। यहां पर राजकुमार शुक्ल जाते हैं और गांधी जी से बात करते हैं और चंपारण के किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराते हैं। जब गांधी को प्रॉब्लम्स पता चलता है चंपारण के किसानों का, तो गांधी जी हामी भर देते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे इस लड़ाई में साथ है और हम चलते हैं। फिर गांधी जी बिहार के दौरे पर आते हैं और जब गांधी जी बिहार के दौरे पर आते हैं तो जो अंग्रेज कलेक्टर था उसने गांधी जी को कहा कि आप जिला छोड़ दो, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन महात्मा गांधी डरने वालों में से नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी अड़ गए कि तुम हमको जेल में डाल दो, तुम हमको गोली मार दो, हम यहां से नहीं जाएंगे, और सत्याग्रह की धमकी दे देते हैं। इस बात से अंग्रेज डर जाता है और महात्मा गांधी को क्या करता है, फ्री छोड़ देता है कि जाओ भाई, तुमको जो करना है वो करो। ठीक है ना। तो जो 3 कठिया पद्धति, अभी तुरंत हम इसके विषय में आपको बताए हैं, ये सब तो अभी आप पढ़ ही लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। 1917 के चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात करी। तुरंत अभी आपको बताए हैं। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। गांधी जी सत्याग्रह की धमकी दे डालते हैं, जिससे डरकर आदेश वापस ले लिया जाता है। जो निकाला गया था इनके लिए आदेश, वो रिटर्न हो जाता है। सत्याग्रह भारत में प्रयोग का गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार बिहार की धरती पर किया। भारत में, साउथ अफ्रीका में तो किया ही किया, लेकिन बिहार की धरती पर भारत में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे जो बहुत बड़े एडवोकेट थे, बिहार के थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे और आचार्य JB कृपलानी थे जो उस समय बिहार में पढ़ाया करते थे। तो इन लोगों ने सपोर्ट किया गांधी जी का और गांधी जी के ये लोग साथ थे। जूडिथ ब्राउन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गांधीज राइट टू पावर। इसमें इन्होंने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर SN सिन्हा और JB कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। ठीक है। तो यहां एक बात याद रखना, यहां ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को सब कॉन्ट्रैक्टर्स किसने कहा है, तो जूडिथ ब्राउन ने कहा है। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जूडिथ ब्राउन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था गांधीज राइज टू पावर। ठीक है। तो इस दोनों फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित की थी, जिसके सदस्यों में गांधी जी को भी शामिल किया गया था। पहले तो कह रहा था कि गांधी भारत छोड़ो, गांधी बिहार छोड़ो, गांधी चंपारण छोड़ो। अब कह रहा है कि गांधी जी एक आयोग बनाए हैं किसानों के समस्या को लेकर के, नील किसानों के समस्या को लेकर के, चंपारण के किसानों के समस्या को लेकर के, उसमें आप सदस्य के रूप पर नामित किए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये पावर था किसका, सत्याग्रह का पावर था। पहले आप इग्नोर करोगे, ठीक है, इग्नोरेंस से कुछ नहीं होगा तो आप पत्थर फेंकोगे, और जब पत्थर से भी कुछ नहीं होगा तो आप उन विचारों को मानने लगोगे। ये गांधी थॉट्स है। ठीक है। नेक्स्ट, आयोग की सलाह पर सरकार जो है वह तिनकठिया पद्धति को समाप्त घोषित कर देता है और किसानों से जो अवैध रूप से धन वसूला गया था, रेंट वसूला गया था, उसका 25% भाग वापस कर दिया जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द कमीशन डिक्लेयरिंग द तिनकठिया सिस्टम एज फिनिश्ड, द गवर्नमेंट रिफंड 25% ऑफ द illegally
कलेक्ट मनी टू द फार्मर्स, 25% इनका जो रेंट्स था वो वापस हो जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रसन्न होकर के रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये तो हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे खेरा। कहाँ चलेंगे? खेरा चलेंगे। कहाँ? तो खेरा कहाँ है? गुजरात में है खेरा, गुजरात में है। गुजरात के खेरा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। अब यहां पे क्या हो गया था कि यहां पे सुखाड़ पड़ गया था और उस सुखाड़ में भी किसानों से रेंट लिया जाता था, वो भी बढ़ा करके। ठीक है, 1918 में 1718 में फसल खराब होने के बाद भी खेरा के किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। खेरा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन कोई रियायत न मिली। रियायत का अर्थ होता है छूट। जो कुनबी पाटीदार किसान थे, एक जाति है गुजरात में पाटीदारों की, तो पाटीदारों ने सरकार से यह मांग किया कि खेती नहीं हुआ है हुजूर, आप लगान माफ कर दो। अंग्रेजों ने इनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और रेंट बढ़ा ही दिया। अब जब उत्पादन ही नहीं हुआ है, फसल ही नहीं आया है घर पर, तो कहां से ये लोग रेंट दे पाते? तो इस बात को लेकर के इन लोगों ने मूवमेंट किया। ठीक है, और इसमें गांधी जी को बुलाया। खेरा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। इसमें दो और नाम है, एक है इंदुलाल याग्निक और एक है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, गृह मंत्री बनते हैं भारत के, और भारत जो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था उसको एक सूत्र में, एक भारत के रूप में, जो आप देख रहे हो अखंड भारत आज देख रहे हो, उसके रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही सारे रियासतों को एक करते हैं। लगभग 564 छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था 1947 में। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है वल्लभ भाई पटेल, और वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। खेरा सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। खेरा के महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने का पहला नारा खेरा के जो किसान, खेरा के कापरगंज, कापरगंज एक जगह का नाम है, तो इसी कापरगंज के स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या ने दिया था। हार्दिक पांड्या का होगा कोई रिलेशन का। ठीक है, तो इनके द्वारा, मोहनलाल पांड्या के द्वारा खेरा में लगान न अदा करने का स्लोगन दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब है गांधी जी ने खेरा आंदोलन की जो बागडोर है वह 22 मार्च 1918 को संभाली थी। ठीक है, इसके लीडर कब बनते हैं? टूक ओवर द रेंस ऑफ द खेरा मूवमेंट ऑन मार्च 22, 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, स्पेनिश फ्लू भी फैला हुआ है इस समय, अभी नहीं 1918 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो, गांधी जी के सत्याग्रह के आगे सरकार ने इस आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूला जाएगा जो देने में समर्थ हो। लगान वही व्यक्ति देगा जो देने में समर्थ हो, जिसके पास पैसा हो। अब जिसका पेट ही नहीं भर रहा है वो कहां से लगान चुकाएगा? भूखे मरेगा कि लगान चुकाएगा? है ना। चलो, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहता है और खेरा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये सत्याग्रह हो गया। कौन कौन सा सत्याग्रह हो गया? चंपारण और खेरा। अब चलते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कहां से पढ़ेंगे इसको? तो इसको पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, मिल वर्कर्स का जो मूवमेंट था उसके विषय में देखेंगे। अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 में फ्लैग बोनस को लेकर के विवाद हुआ। एकदम फ्लैग फैला हुआ था और इससे लोग एकदम दर्जनों की संख्या में मर रहे थे।
गांव का गांव खत्म हो जाता था 1918 ईस्वी के आसपास। और ये कहानी आप अपने बुजुर्गों से बैठ करके पूछना कि जब फ्लैग फैलता था गांव में तो क्या मंजर होता था। गांव के गांव लोग खत्म हो जाते थे, मर जाते थे फ्लैग बीमारी से। तो फ्लैग फैला हुआ था और फ्लैग के बीच में जो मजदूर थे, अहमदाबाद मिल मजदूर थे, इनको बोनस मिलता था। इसी बोनस को लेकर के विवाद शुरू हुआ। ठीक है, प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से फ्लैग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। और जब इसको बंद कर दिया गया तो मजदूरों का पक्ष था कि जो बोनस उनको मिल रहा है उनको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, महंगाई ऐसे ही चरम पर है, और इस महंगाई के समय आप बोनस बंद कर दोगे तो फिर मजदूरों का क्या होगा। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने मिल मालिक से अनुरोध किया, जो मिल का जो रेंटर्स मिल का जो ऑनर था उससे इन्होंने अनुरोध किया, लेकिन इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर गांधी जी से मिल मालिकों पर श्रमिकों से समझौता करने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया। अब यहां पर क्या होता है कि जो मिल मालिक था उसने अहमदाबाद के जिला कलेक्टर से कांटेक्ट किया और कहा कि आप गांधी जी से बात करो कि गांधी जी कुछ ले दे करके चुप बैठ जाए। लेकिन गांधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपना सौदा करे। गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और मिल मालिकों में एक अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के दोस्त भी थे, इन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण में अधिक मात्रा में दान दिया। इनकी बहन थी अनुसुईया बेन। ठीक है, अनुसुईया बेन जो है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ। अब यहां पर देखो, अनुसुईया बेन किसकी बहन है? मिल मालिक की बहन है। और गांधी जी किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? मिल मालिक के खिलाफ। और इस लड़ाई में मिल मालिक की जो बहन है वह गांधी जी के साथ खड़ी है। यह है सत्याग्रह का प्रभाव। आजकल ऐसा कोई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जिसमें अब बहन अपने भाई के खिलाफ बैठ जाए आंदोलन पर, धरना प्रदर्शन पर। अगर बैठ भी जाएगी गलती से तो जब घर जाएगी ना तो भाई कुटाई कर देगा, अच्छे से कूट फूट देगा। लेकिन आप कह सकते हो कि अनुसुईया बेन के हिम्मत का बात है कि अपने भाई के अत्याचार के खिलाफ, अपने भाई के विरुद्ध ही आंदोलन पर बैठी हुई है। ऐसे हिंदू धर्म में आपको उदाहरण मिल ही जाएगा विभीषण का, जो रावण के खिलाफ ही चला जाता है। ठीक है ना, तो वो तो कहने सुनने की बात है। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया। अभी तक तो कुछ बोनस ही नहीं दे रहा था, अब 20% पर ये लोग आ गया। और धमकी भी दिया कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। 20 पर आया, लेकिन मांग थी कि कम से कम 35% बोनस मिले। और लास्ट में क्या होता है कि 35% बोनस मिलता भी है। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए और 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और भारत में उनका यह पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, और एक बात याद रखना, अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था इसको पहला सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है। इस फैक्ट को एकदम अच्छे तरीके से आप याद रखना। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने को तैयार हो जाते हैं और ट्रिब्यूनल जो है बाद में यह फैसला देता है कि आप मजदूरों को 35% बोनस दो। तो ये था आज का आपका क्लास, और इसके बाद ये सब तो आपने पढ़ ही लिया है। तो फिर आपसे अब मुलाकात होगी अगले क्लास में। और एक बार फिर इस बात को हम रिपीट कर दें कि हम लोगों की टीम सीयूईटी यूजी की तैयारी तो पहले से ही कराती आ रही थी और सफलता का परचम भी हम लोग पिछले साल लहरा चुके हैं। इस बार हम लोगों के द्वारा सीयूईटी पीजी का भी क्लास लाया गया है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस नहीं, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी का है और इंग्लिश का है। तो आप लोग अगर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेहतरीन मेंटोर की टीम है जो आपको सीयूईटी पीजी की तैयारी करा रही है। तो आप निश्चित तौर पे एडमिशन लें और हम लोगों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता करें। धन्यवाद।